एपीआईडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको हर बार शायरी सुनाता हूँ, तो इस बार भी सुनाऊंगा, जिससे कि आपके आलस खत्म हो जाएंगे। कि यूं ही नहीं मिल जाती, यानी शायरी इस प्रकार ही सुनिएगा कि यूं ही नहीं मिल जाती मंजिलें सपनों की, कि यूं ही नहीं मिल जाती मंजिलें सपनों की, सूरज सा जलना भी पड़ता है चमकने के लिए, सूरज सा जलना भी पड़ता है चमकने के लिए। यानी कि जिस प्रकार सूरज अपने पूरे संसार में रोशनी फैलाता है और उसी तरह से आप भी चमकना चाहते हैं, आपके सपने को पाना चाहते हैं, तो आपको सूरज की तरह जलना पड़ेगा। जिस प्रकार सूरज जलता है और उससे कितनी चमक निकलती है, अपन देखते हैं कि वो कितना जलता है, यहाँ से अपन देख नहीं पाते दिन में भी उसको। तो आपको अगर उसी तरह से आपकी मंजिल पाना है और आपको चमकना है, तो आपको भी इस तरह से जलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो एपीआईडी ऑनलाइन के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिससे कि वो अपनी एजुकेशन को रेगुलरली कंटिन्यू कर सकें। तो अपन शुरू कर रहे थे, पिछली कक्षा में अपन ने पढ़ा था विमाएँ, वो पूरी तरह से अपन समझ चुके थे। उसके बाद आगे आता है उसके एप्लीकेशन, जो मैंने बताया था कि एप्लीकेशन अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो अब आज से अपन शुरू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इसी के साथ कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस होता है, वो होता है कि जिसके द्वारा, यानी कि क्या क्या प्रॉपर्टी है डायमेंशन की, जिसके द्वारा अपन किसी भी जो इक्वेशन है या फिर फॉर्मूला है उसको कैसे अपन प्रूव कर सकते हैं या उसको अपन डिराइव कर सकते हैं। तो इसकी कितनी एप्लीकेशन है? 3। तो देखिए, फर्स्ट एप्लीकेशन है टू चेक डायमेंशनली करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, यानी कि विमीय समीकरण की विमीय संगति या सत्यता की जांच करना। फर्स्ट एप्लीकेशन ये इसकी, टू चेक डायमेंशनली करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, यानी कि कोई समीकरण है तो उसकी जांच करेंगे अपन कि वो करेक्टनेस की, यानी कि वो सही है या गलत है डायमेंशनली। तो उसको कैसे करते हैं, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि इसकी एक प्रॉपर्टी है डायमेंशन की, यानी कि जो फॉर्मूला है, जो इक्वेशन है, एग्जाम्पल लेते हुए समझते हैं अपन इसकी प्रॉपर्टी को। तो आपने ये लिख लिया होगा। तो इसकी क्या होती है फर्स्ट एप्लीकेशन को, कि जैसे मान लो कि हमें दे रखा है एग्जाम्पल में कि कोई इक्वेशन है, जैसे अपन इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं कि v = u+at होता है, ठीक है, ये होती है। तो आपको प्रूव करना है या चेक करना है कि आपको बताना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक बात ध्यान रखनी पड़ती है अपन को। वो बात क्या है कि कोई भी इक्वेशन, यहाँ पर जो इक्वेशन लिखी हुई है डायमेंशनली करेक्ट है, तो उसके प्रत्येक पद, यानी कि ये जो इसमें जो जोड़ के निशान आ रहा है या घटाव का निशान आ रहा है, तो उसके प्रत्येक पद की विमा भी समान होनी चाहिए, तभी हम उसको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि अगर मान लीजिए कि जैसे कोई 5 मीटर है प्लस 2 सेंटीमीटर है, तो हम उसको जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। इसके लिए अपन को क्या करना होगा, या तो इसको सेंटीमीटर में बदलें, यानी कि जैसे 500 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 502 सेंटीमीटर, यानी कि 502 सेंटीमीटर एडिशन हो जाएगा इनका। और अगर ऐसा नहीं करें, कोई कहे कि नहीं मैं तो इसको मीटर में बदलूंगा 2 सेंटीमीटर को, तो मीटर में बदल ले, 2 मीटर प्लस 0.02 मीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5.02 मीटर, ऐसे। यानी कि इसमें क्या देखा एग्जाम्पल में कि जब ये ऐसे था, अपने लिए दिया हुआ था, इसमें डायमेंशन यानी कि जो यूनिट थी मीटर और सेंटीमीटर, ये दोनों की अलग अलग है, तो अपन इसको जोड़ नहीं सकते या घटा नहीं सकते। अगर माइनस का चिन्ह हो तो घटा नहीं सकते। तो इसके लिए अपन को क्या करना होगा, या तो मीटर को सेंटीमीटर में बदला है, उसके बाद अपन इसको जोड़ा है या घटाया है। अगर माइनस का चिन्ह होता तो घटा देते अपन, और अगर या फिर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पर, तो उसको मीटर में बदला है, तो दोनों मीटर में हो गए, तो फिर वो जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे। तो ये बात आप ध्यान रखें, यानी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज
द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मे बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, मे बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इफ दे हैव सेम डायमेंशन। यानी कि किसी भी समीकरण या फिजिकल क्वांटिटी का, अगर ये फिजिकल क्वांटिटी वी वेलोसिटी, यू भी फिजिकल क्वांटिटी और ए और टी ये भी फिजिकल क्वांटिटीज है, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि जो विभिन्न भौतिक राशियां उनको जोड़ा या घटाया जा सकता है अगर उनके प्रत्येक पद की विमा समान हो, ये बात है। तो इसको लिखते हैं अपन, फिर उसके बाद इसको सोल्व करेंगे कि कैसे इसकी करेक्टनेस का पता लगाएंगे, करेक्ट है या नहीं है। आपने 10th में पढ़ा है कि करेक्ट है, लेकिन अब इसको डायमेंशनली प्रूव करके बताएंगे कि ये करेक्ट है। तो पहले इसको लिख लेते हैं अपन, फर्स्ट आपने टॉपिक डाल लिया इसके बारे में, उसके बारे में लिख लेते। फर्स्ट वो टॉपिक था उसके बारे में लिखा रहा हूं मैं ना, द magnitudes of physical quantities may be added and subtracted. The magnitude of physical quantities may be added or subtracted if they have same dimensions. In other words, we can say that two physical quantities are added or subtracted. In other words, we can say that two physical quantities are added or subtracted if they have same dimensions. यानी कि इसने क्या कहा कि अपन दो फिजिकल क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड एंड परिमाण को जोड़ या घटा सकते हैं अगर प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन एंड विमा समान हो। इन अदर वर्ड यानी अन्य दूसरे अर्थों में बनकर देंगे कि दो भौतिक राशियों को अपन जोड़ या घटा सकते हैं। यहाँ तो बताया नहीं उसने क्वांटिटी कि कितनी है, तो यहाँ अपन ने स्पेसिफाई कर दिया कि टू फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि दो फिजिकल क्वांटिटीज को अपन जोड़ या घटा सकते हैं अगर वो सेम डायमेंशन की है। तो अपन अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं, इसको आप हिंदी में लिख लीजिएगा कि भौतिक राशियों के परिमाणों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, भौतिक राशियों के परिमाणों को जोड़ा या घटाया जा सकता है यदि उनकी डायमेंशन समान हो। दूसरे शब्दों में दो भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है यदि उन दोनों की डायमेंशन क्या हो या विमाएं क्या हो, समान हो। तो अब अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं, उससे आपको बड़ा समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है वो मैंने पिछले एग्जाम्पल ही ले लेते हैं अपन, जो मैंने अभी बताया था। इक्वेशन ऑफ मोशन टू चेक, क्वेश्चन हो जाएगा टू चेक डायमेंशनली करेक्टनेस, टू चेक डायमेंशनली करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यानी कि टू चेक यानी कि v में सत्यता की जांच कीजिए दी हुई समीकरण के लिए। समीकरण ये है, आप लिख लीजिए, यानी कि फिर बोल देता हूं मैं कि दी हुई समीकरण के लिए आप v में सत्यता की जांच कीजिए।
इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो सॉल्यूशन क्या होगा अपन देखते हैं इसको। आप ये बात ध्यान रखिए हमेशा कि जब भी अपन इसकी डायमेंशनल करेक्टनेस की जांच करेंगे यानी चेक करेंगे तो हमेशा जो प्लस दिया हुआ है इसको इक्वल टू मान लें, इक्वल टू के साइन में रिप्लेस कर दे, यानी कि v इक्वल्स टू यू इक्वल्स टू ए टी ऐसे मान लें इसको। कैसे? v इक्वल्स टू यू इक्वल्स टू ए टी। अगर तीनों की डायमेंशन समान आ जाती है तो ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर बराबर कर लिया अपने प्लस को या माइनस को रिप्लेस कर दिया, माइनस आ जाएगा तो उसको भी इक्वल के साइन में रिप्लेस कर देना है। तो v इक्वल्स टू यू इक्वल्स टू ए टी। v की डायमेंशन अपन जानते हैं v इक्वल्स टू क्या होता है, v इक्वल्स टू क्या होता है x अपॉन टी, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम यानी कि मीटर पर सेकेंड। तो इसकी डायमेंशन कैसे लिखेंगे, m0 l क्या हो गया लेंथ यानी कि मीटर और t माइनस वन, t क्या है टाइम। तो इसकी डायमेंशन अपन यहाँ लिख दी m0 l t माइनस वन इक्वल्स टू u क्या है, u भी क्या है वेलोसिटी है। न्यूटन जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसमें ये इनिशियल वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी है, तो ये दोनों क्या होगी वेलोसिटी। तो इसकी भी डायमेंशन कितनी हो जाएगी m0 l t माइनस वन, कितनी t माइनस वन। अब ये ए टी इसकी भी हो गई मीटर पर सेकेंड यानी कि ये m0 l t माइनस वन। अब थर्ड टर्म कौन सी ए टी, तो यहाँ ए क्या है एक्सीलरेशन और टी क्या है टाइम। तो एक्सीलरेशन क्या होता है वेलोसिटी पर टाइम और टी यानी टू चेंज इन वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन होता है, यानी कि v अपॉन टी, यानी t से t के यानी कि v, यानी कि अगर a को t से मल्टीप्लाई कर दें यानी एक्सीलरेशन को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो वह टर्म क्या बन जाती है वेलोसिटी की टर्म में आ जाती है ऐसे। तो इसकी डायमेंशन भी क्या हो जाएगी m0 l t माइनस वन हो जाएगी। तो इसको भी क्या लिख देंगे अपन m0 l t माइनस वन। तो ये क्या हुआ डायमेंशनली करेक्ट है, तो अपन कह देंगे डायमेंशनली करेक्ट है। ये हो गया एग्जाम्पल, आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको नहीं आया है तो अपन एक और एग्जाम्पल कर लेंगे, उसमें क्या है उसमें समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ इक्वेशन चेंज कर लेंगे, अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन 3 है, कोई घबराने की बात नहीं, 2 में करा दूंगा, एक आप कर लेना। सेकंड क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड कौन सी थी, अगर अब ये ले लेते हैं अपन की एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको ले लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। यानी कि टू चेक, सेकंड क्वेश्चन एग्जांपल हो जाएगा टू चेक डायमेंशनली करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बारे में चेक करते हैं अपन। एस क्या है, यहाँ पर एस है हाइट या फिर डिस्प्लेसमेंट या फिर अपन इसको डिस्टेंस कुछ भी ले लें, यानी कि मीटर की फॉर्म है, किसमें ये मीटर में, यानी एस इक्वल्स टू मीटर। तो इसका क्या हो जाएगी m0 l और t0 हो गया। तो इसकी डायमेंशन लिखेंगे m0 l t0 स्क्वायर ब्रैकेट u क्या है वेलोसिटी, अपन जानते हैं भी देखा था अपने u इक्वल्स टू क्या है x अपॉन टी, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। और किससे मल्टीप्लाई किया फॉर्मूले में t से, अगर अपन इसको t से मल्टीप्लाई कर देंगे, t से t कैंसिल, क्या बचा x, x भी की भी डायमेंशन क्या हो जाएगी m0 l t0। तो इसकी डायमेंशन मैंने कहा था बराबर, ये प्लस आ गया इक्वल साइन, तो इसको बराबर में रिप्लेस कर देंगे m0 l t0 इक्वल्स टू, इसको किस में करेंगे, इसको रिप्लेस कर दो किसमें इक्वल टू के साइन में। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी भी, यहाँ पर इसकी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है ए टी स्क्वायर है, क्या है ए टी स्क्वायर, ए क्या है द रेट ऑफ चेंज ऑफ इन वेलोसिटी इनटू टी स्क्वायर, टी से टी एक बार कैंसिल, तो कितना बचा
वी और टी। वी क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी एक्स अपॉन टी इंटू टी। तो टी से टी कैंसिल, एक्स, तो इसकी डायमेंशन भी क्या हो जाएगी? एम जीरो एल टी जीरो। तो इसकी डायमेंशन पूरी की क्या हो गई? एम जीरो एल टी जीरो। तो यानी कि ये भी डायमेंशनली करेक्ट हो गया। ये बात आपने गौर की कि अपन ने यहाँ पर इस 1/2 को नहीं लिया है, इस 1/2 को नहीं लिया है। तो ये बात ध्यान रखें आप कि जब भी अपन किसी भी फॉर्म जो इक्वेशन है इसकी अगर डायमेंशनल करेक्टनेस का पता लगाते हैं, चेक करते हैं, तो उसमें हमेशा कांस्टेंट को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये इसका ड्रॉबैक भी है, कहें तो अपन एक तरह से कि अगर मान लो, अब इसके ड्रॉबैक कैसे हैं, इसकी मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि अगर मान लीजिए अपन 1/2 को इस इक्वेशन में से गायब कर दें तो क्या इस इक्वेशन पे कोई अंतर पड़ेगा? डायमेंशन पे नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, अब कहूँ कि आप इसकी डायमेंशनली करेक्टनेस का पता लगाइए, तो ये डायमेंशनली तो करेक्ट है, लेकिन फिजिकली जो अपने जो प्रायोगिक रूप से अपन ने जो सिद्ध कर रखी है उस हिसाब से ये सही नहीं है, फिजिकली सही नहीं है। तो यानी कि अपन क्या कहेंगे, इससे एक निष्कर्ष निकला है अपने कि पहले अगर यहाँ 1/2 है, यहाँ पर अगर 1/2 है तब भी इसकी डायमेंशन बराबर आ रही है, और अगर अपन 1/2 को हटा देंगे तब भी इसकी डायमेंशन बराबर आ रही है। तो यानी कि ये क्या करती है, कांस्टेंट को कंसीडर नहीं कर रही है, डायमेंशनली चेक करते हैं तब। तो यानी कि एक तरह से इसका ड्रॉबैक है, और इससे एक निष्कर्ष निकालते हैं अपन कि कोई भी फिजिकल जो इक्वेशन है, कोई भी समीकरण अगर डायमेंशनली करेक्ट है, अगर कोई भी समीकरण डायमेंशनली करेक्ट है यानी कि विमीय रूप से सही है, तो ये कंफर्म नहीं है, यानी कि पूरी तरह से सही नहीं है कि वह समीकरण सही हो। जैसे 1/2 अपन ने हटाया तब भी इसकी डायमेंशन बराबर आ रही है, 1/2 लग रहा है तब भी बराबर आ रही है। ये विमीय रूप से तो सही है, लेकिन फिजिकल रूप से है क्या? फिजिकल नहीं है, क्योंकि अपन ने जो प्रूव किया हुआ है वो क्या है? S = UT + ½ AT² इक्वेशन है, जबकि न कि S = UT + AT²। अगर इसे निकालेंगे तब भी ये आएगी, और इससे निकालेंगे तब भी ये आएगी। तो क्या सिद्ध हो जाता है कि विमीय रूप से सही समीकरण जरूरी नहीं है कि वह सही हो, भौतिक रूप से सही हो। ये चीज आ गई आपकी समझ में? ये बात आप ध्यान रखें, इससे आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए कि आपको समझ में आता है नहीं आता है। यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे अपन? ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन need not be actually, a dimensionally correct equation need not be actually an exact or correct equation, an exact or correct equation। और इसके बाद आगे और एक स्टेटमेंट है, उसको अपन आगे देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, एक और इक्वेशन से मैं आपको बताता हूँ, उस हिसाब से आपको ये कंफर्म हो जाएगी। इसके आगे भी आधा स्टेटमेंट है, आधा भी अगले एग्जाम्पल से अपन पूरा कर लेते हैं। जैसे अपन को दे दिया जाए कि करेक्टनेस का पता लगाइए कि के काइनेटिक एनर्जी = ½ m² और v²। ये काइनेटिक एनर्जी = ½ m² v²। तो काइनेटिक एनर्जी की अपन ने क्या निकाली थी कि एनर्जी वर्क के इक्वल टू है। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? इसकी तो हो जाएगी m, इसकी क्या निकाली थी अपन ने वर्क की? m1 L1 T-2। ये अपन ने पिछली वीडियो में निकाल ली थी। तो m1 L1 T-2 इक्वल टू ½ कंसिडर, मैंने कहा डायमेंशन में कांस्टेंट को कंसिडर नहीं करते हैं। m क्या है? मास, यानी कि kg², यानी कि m2 L0 T0 क्या हो जाएगा? m2 L0 T0 इंटू v²। v क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, यानी कि m0 L T-1 का होल स्क्वायर,
ऐसे, यानी कि वी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा m0 L t-1 का होल स्क्वायर, इसको करेंगे m2 L0 t0 इंटू ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि am का होल m या होल n लगा रहे, यानी कि पावर n में लगा रहे, तो amn हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आएगा, क्या हो जाएगा m0 इंटू 2 करेंगे 0 L2 और t-2 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर सोल्व कीजिए आप, देखिए m1 L1 t-2, ये तो क्या है LHS, RHS में क्या हो जाएगा m, मैंने कहा सेम बेस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी ऐड हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो m2 + 0 L0 + 2 t0 - 2, ये तो क्या हो गया m2 L2 t-2 m2 L2 t-2, जबकि LHS क्या है ml t-2 है, ml2 t-2 है। ये बात ध्यान रखें। क्या होगा यहाँ पर, आपने बताया नहीं क्या था, ml2 t-2 था, तो यानी कि m एक ज़्यादा हो गया, यानी कि ये क्या है डायमेंशनली इनकरेक्ट है। क्या है डायमेंशनली, क्या है इनकरेक्ट है। तो यहाँ से उस स्टेटमेंट का आधा पार्ट क्या निकल के आएगा, पहले तो क्या आएगा कि कोई भी विमेय रूप से सही समीकरण, ये जरूरी नहीं है कि सही हो, तो इससे क्या आएगा, दूसरा इसके बाद आता है स्टेटमेंट कि विमेय रूप से गलत समीकरण गलत ही होती है, क्या होती है, गलत ही होती है। तो आप इसे लिख लीजिए, मैं रुक जाता हूँ थोड़ी देर, इंग्लिश में बोल देता हूँ मैं जहाँ तक, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। यानी कि पहले अपने कहा था ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट बी एक्चुअली एन करेक्ट और एग्जैक्ट इक्वेशन। तो आगे का आधा स्टेटमेंट क्या निकलेगा, बट ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन और रॉन्ग इक्वेशन, यानी कि बट ए डायमेंशनली इनकरेक्ट और रॉन्ग और इनकंसिस्ट इक्वेशन विल बी, क्या होती है, या मस्ट बी रॉन्ग, क्या हो जाएगी, मस्ट बी या मस्ट बी रॉन्ग, यानी कि विमेय रूप से गलत समीकरण गलत ही होती है। ठीक है, ये अपने इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन पूरी कर लिए, तो आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड पे आते हैं अपन, सेकंड कौन सी है, वो देखते हैं अपन। फाइंडिंग द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध ज्ञात करना, यानी कि सेकेंड एप्लीकेशन है कि फाइंडिंग द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि इनमें विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध ज्ञात करना। तो ये लिख लीजिए आप, इसके बाद अपन देखते हैं कि कैसे ज्ञात करते हैं अपन। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये संबंध कैसे निकालेंगे अपन, ये दो या दो से अधिक अगर अपन को फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी हो तो, कि लेट इफ ए, माना यदि ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द
अदर फिजिकल क्वांटिटीज। माना एक भौतिक राशि अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। किस प्रकार निर्भर करती है, देखिए, यानी कि मान लो कि एक फिजिकल क्वांटिटी P, ये डिपेंड करती है, मान लो कि A अदर फिजिकल क्वांटिटी J, वह इस पर डिपेंड करती है, यानी उसकी घात A पे। A क्या है यहाँ पर, A क्या है, फिजिकल क्वांटिटी जिसकी अपन ने वो लिखी है ना फिजिकल क्वांटिटी, उसकी डायमेंशन। और P डिपेंड B फिजिकल क्वांटिटी, P डिपेंड अदर C फिजिकल क्वांटिटी। मान लीजिए कि एक भौतिक राशि तीन अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है और इस प्रकार निर्भर करती है। तो इन्हें अपन एक साथ कैसे लिख सकते हैं, P प्रोपोर्शनल टू AX BY CZ, यानी कि P इक्वल्स टू K AX BY CZ। अपन क्या करते हैं, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लिख देते हैं, वो कांस्टेंट मान लो K है। और अपन ने क्या पढ़ा है इसके पहले कि डायमेंशन जो अपन डायमेंशन है उसमें कांस्टेंट को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इसको क्या कर देंगे अपन, रिमूव कर देंगे, यानी कि हटा देंगे, केवल इन्हीं को कंसीडर करते हुए अपन फाइंड करेंगे। उसके बाद अपन कांस्टेंट उसमें लगा देंगे और उसको अपन क्या है प्रैक्टिकली रूप से, जो भी अपन थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली जो फिजिकल रूप से प्रूव करते हैं फॉर्मूला, उस हिसाब से हम कांस्टेंट को रख देते हैं। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि आपसे कोई कहे, कि एक एग्जांपल है, फोर्स क्या है, फोर्स से मान लो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द पार्टिकल, force depends on the mass of the particle and acceleration, यानी कि यदि फोर्स पार्टिकल के द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करता है, तो क्या फाइंड करना है अपन को, फॉर्मूला, यानी कि इसका अपन ने फाइंड करना है कि किस प्रकार से डिपेंड करता है। तो कैसे अपन मान लेंगे कि F फिजिकल क्वांटिटी जैसे अपन ने, और प्रोपोर्शन का साइन लगा देंगे, किस पे डिपेंड कर रहा है, मान लेंगे अपन कि मास पर, किस घात में, x में, एक्सीलरेशन की मान लो कि y में, ठीक है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, F इक्वल्स टू K mx a y, F इक्वल्स टू K mx a y कर देंगे। अपन ने देखा है कि जो डायमेंशनली करेक्ट होता है उसमें अपन जो चेक करते हैं अपन डायमेंशन में, वो कांस्टेंट को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो अपन, और इसमें एक बात अपन को पता होनी चाहिए, कि जिस फिजिकल क्वांटिटी के अपन डिपेंडेंस निकाल रहे हैं उसके अपन को डायमेंशन पता होना चाहिए, यानी कि इसकी डायमेंशन अपन को पता होना चाहिए। तो फोर्स की डायमेंशन क्या है, अगर आपको पता नहीं हो तो हमारी पिछली वीडियो को देखिए, उसमें अपन ने निकाला था कि फोर्स की डायमेंशन क्या थी, वर्क की डायमेंशन क्या है, एनर्जी की डायमेंशन क्या है, वो अपन सब कुछ निकाल चुके हैं। तो यानी कि F इक्वल्स टू K mx a y, अपन को पता है पिछली वीडियो में कि F इक्वल्स टू क्या था, m(l(t-2) था, यानी कि m1 l1 t-2 था, यानी कि F बराबर क्या था, ma था। तो m क्या है, मास, ये क्या होता है, l(t-2) होता है, तो ये ठीक है, ये हो गया। तो इसकी इधर लिख देते हैं LHS साइड में कि m1 l1 t-2, के को कंसीडर नहीं करते हैं, जरूरी नहीं है कि अपन कंसीडर करें, और लास्ट में लिख देंगे। फिर m क्या है, मास, तो m की पावर x, यानी कि पावर ऑफ मास की कितनी, x मान रखी अपन ने, इसकी अपन ने भी देखी है कि क्या होती है, l(t-2) और पावर y। इससे पहले अपन ने भी देखा है कि a की पावर m और इसकी पावर भी n हो तो क्या हो जाता है, a(m(n) हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, m1 l1 t-2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा mx, ये अंदर चली जाएगी ly t-2y हो जाएगी। इसको ऐड कर लेंगे, m है नहीं तो mx का mx,
एल वाई का एल वाई और टी माइनस टू का टू वाई, m1 l1 t माइनस टू, m1 l1 t माइनस टू। तो क्या करेंगे अपन अब इक्वेटिंग यानी कंपेयर कर देंगे या इक्वेट करेंगे। कंपेयर कर दिया अपन ने तो x इक्वस टू क्या आ गया 1, y इक्वस टू भी क्या आ गया 1, यानी कि x इक्वस टू भी क्या आ गया 1 आ गया ना। m पे कितनी एक, तो अपन देखते हैं कि अगर किसी भी घात मान लो m हो और इधर a की घात n हो तो अपन ऐसे m इक्वस टू n कर देते हैं। ऐसे कैसे करेंगे, ऐसे अगर बेस सेम है, यहाँ पर ये भी सेम है ये भी सेम है और पावर लगी हुई है तो दोनों पावर क्या हो जाती है बराबर, तो यानी x इक्वस टू 1 और l सेम है तो y इक्वस टू भी 1 हो गया। थर्ड पे जाएंगे तब भी वही हो जाएगा, कैसे माइनस टू इक्वस टू माइनस टू वाई, माइनस टू से माइनस टू, वाई इक्वस टू माइनस टू अपॉन माइनस टू कितना हो गया 1, तो यहाँ से भी ये निकलेगा। तो ये x और y की वैल्यू इसमें रख देंगे तो क्या आ जाएगा f इक्वस टू के m, x की जगह तो 1 और a की जगह y की जगह भी 1 तो के एम ए, यही होता है। बस यहाँ कांस्टेंट क्या ले लेते हैं फोर्स में, k इक्वस टू 1 रखेंगे तो f इक्वस टू एम ए, अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये सेकंड एप्लीकेशन हुई कि कैसे अपन रिलेशन निकाल सकते हैं। तो आपको समझ में आ गए होगा ये। उसके बाद अपने एक और एप्लीकेशन बचती है उस पर चलते हैं। थर्ड एप्लीकेशन क्या है, क्या है थर्ड एप्लीकेशन, टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम unit to another system of unit, यानी to convert unit of any physical quantity from one system of unit to another system of unit, यानी किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। तो अपन किस प्रकार से बदल सकते हैं वो अपन इसमें आगे देखते हैं। तो ये आपने लिख लिया, हिंदी में लिख लीजिए, किसी भौतिक राशि के मात्रक को, किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। किस प्रकार बदलेंगे वो एग्जाम्पल अपन देखते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक मात्रक, किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। क्या करना, बदलना, यानी कि अपन को कहे कोई कि किलोग्राम को ग्राम में बदलिए, ये भी एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना हो गया। जैसे अपने पढ़ा था कि सीजीएस में क्या करते हैं, मास को ग्राम में नापते हैं, मेजर करते हैं, और एमकेएस में मास को किलोग्राम में नापते हैं या मेजर करते हैं। वही एक ये वैसे हो गया, वही एक तरह से यही है, लेकिन अपन इसको क्या करेंगे, डायमेंशनली रूप से देखेंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो इसमें थोड़ी सी बात आप ध्यान रखिए कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। अपन जानते हैं कि अपन पिछली वीडियो में देखा था Q इक्वल टू क्या था, MLT, X, Y और Z था। ठीक है, ये बात पता थी अपन को। और उसकी भी पिछली वीडियो में अपन ने देखा था कि Q इक्वल टू क्या होता है, NU। Q इक्वल टू क्या होता है, NU। तो अब आप एक बात बताइए, अगर आपसे कहा जाए
कि मुझे 2 kg क्या चाहिए, शक्कर चाहिए, शुगर, चीनी चाहिए मुझे 2 kg, तो आप इसे या तो 2 kg बोलो या फिर 2000 ग्राम बोल दो, यानी कि कितनी बोल दो, 2000 ग्राम बोल दो, तब भी बात एक ही है। यानी कि इससे क्या पता चला अपन ने कि अगर फली मात्रक पद्धति की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 2, एन क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, अपन ने समझा था इसको, यू क्या है, यूनिट है। अगर फली मात्रक पद्धति की न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट इतनी है, यानी n1 un है, u1 है, तो दूसरी मात्रक पद्धति की केवल क्या बदली है, न्यूमेरिकल वैल्यू बदली है, यूनिट बदली है, लेकिन उनकी डायमेंशन थोड़ी बदली है। देखो बदलेगा डायमेंशन, डायमेंशन क्या होती है, मैंने बताया था, ये डायमेंशन है ये, कि किसी भौतिक राशि को कितनी बार काम में लिया गया है। तो यहाँ केजी आ रहा था, यहाँ ग्राम स्क्वायर तो हुआ नहीं, ग्राम का ग्राम ही है। तो इससे क्या निकालेंगे अपन कि n1 u1 बराबर n2 u2 होगा। क्या होगा, n1 u1 बराबर n2 u2 होगा। और u1 क्या है, एक तरह से u1 क्या है, यूनिट है, तो यूनिट की क्या होगी, डायमेंशन। तो मान लो u1 की डायमेंशन क्या हो जाए, ma1 l1b t1c, और जो सेकेंड अदर सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें u2 इक्वल टू क्या हो जाए, m2a l2b t2c हो जाए। तो क्योंकि मैंने आप समझा ही दिया आपको कि डायमेंशन चेंज होगी नहीं, केवल यूनिट चेंज होगी और न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी। तो यहाँ पर ए पावर तो सेम रहेगी, ABC, ऐसे यहाँ ABC रहेगी, लेकिन क्या होगी चेंज, यूनिट चेंज हो गए, तो m2 l2 t2, डायमेंशन तो वही है, लेकिन यूनिट की जो वैल्यू है, जैसे CGS में हो, ये मान लो ये MKS में, तो ये CGS में हो जाएगा, बस, और कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो इसको कैसे लिख देंगे अपन, कैसे लिख देंगे कि n1 u1 क्या हो जाएगा, m1a l1b t1c इक्वल्स टू n2 m2a l2b t2c। ये चीज अलग है यहाँ से, ये यहाँ अगर अपन को देखो, यूनिट भी पता है इसकी, जो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है उसकी n1 भी पता है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी पता है, और सिस्टम ऑफ यूनिट जो अदर है, सेकंड है, उसकी यूनिट तो पता रहेगी अपन को, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू पता नहीं रहेगी। तो इस यहाँ से न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, n2, ये क्या हो जाएगा, n1, ये अपॉन में चला ही जाएगा, m1a l1b t1c अपॉन क्या हो जाएगा, m1 m2a l2b और t2c। ठीक है, ये अपॉन में चला गया ऐसे। उसके बाद क्या हो जाएगा, n2 n1 है, n1 यहाँ, और अपन क्या जानते हैं कि जैसे डिवाइड में होता है तो अपन अलग अलग कर देते हैं, तो m1 को m1 के साथ, m2 को m1 के साथ, l2 को l1 के साथ, t2 को t1 के साथ लिख देते हैं। तो ऐसे m1 m2 अपॉन a l1 अपॉन l2 b एंड t1 अपॉन t2 पावर c, ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको। कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। तो अपन को n1 पता है, क्या है n1, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट। m1 क्या है, क्या है m1, जो यूनिट डायमेंशन आएगी ना उसमें यूनिट में क्या है, m1 l2 और t1, क्या है ये डायमेंशन ऑफ इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में। m2a l2b t2c क्या है, डायमेंशन ऑफ सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी। तो यहाँ पर आ जाएगा, अपन यूनिट में देख लेंगे कि मास की उसमें टर्म क्या आ रही है, लेंथ की क्या आ रही है, टी की क्या टर्म आ रही है फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में, और सेकेंड में क्या आ रही है, उस हिसाब से यहाँ रखेंगे और सोल्व करेंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे, अपन एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक क्या अपन दो भी देख लेंगे, अगर समझ में नहीं आएगा तो तुम कहोगे, तो अब ये तो है नहीं, तुम उधर से निकल के आ जाओगे, कहोगे कि सर समझ में नहीं आया, वो तो मुझे बताना पड़ेगा। तो मैं आपको दो ही बताऊंगा, घबराओ मत, हो टेंशन मत लो, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, अच्छी तरह समझते हैं। भले हम कैमरे के इधर हैं, फिर भी हम आपकी भावनाओं को पूरी तरह से समझते हैं, क्योंकि हम भी कभी क्या थे, विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे।
और एक इंसान पूरे जीवन भर स्टूडेंट ही होता है। हम आज भी स्टूडेंट, हम तो ये भी नहीं कहते कि हम टीचर है, हम आज भी क्या है, स्टूडेंट है, और जिंदगी भर स्टूडेंट ही रहेंगे और सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या था, एग्जाम्पल भी आते हैं, यानी कि कन्वर्ट, एग्जाम्पल लेते हैं, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी कि CGS सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होती है, इसकी डायन होती है। क्या होती है, डायन। ये वो वाली डायन नहीं है कि जैसा कि अपन देखते हैं वो डायन प्रथा चलती है, कुप्रथा है हमारे समाज में, वो वाली डायन नहीं है कि नहीं वो रू है कि ये तो वो डायन है, नहीं ये डायन है, ये क्या है, यूनिट है। ऐसा तुम समझ लो कि डायन डायन करने लग जाओ कि न्यूटन की क्या है, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट डायन हो, कहीं चले जाओ तुम वहाँ देख लो और देखते देखते कहोगे ये तो कुछ नहीं है, ये तो न्यूटन की CGS यूनिट है कि डायन। ऐसी बात है, ये अलग है, फिजिक्स का मामला अपना अलग चलता है कि नहीं हो जाए, क्योंकि नादारी कभी कभी गलती हो जाए, मान लो कि तुम्हें पता नहीं, तुम्हें बता दूं ना कि भाई ये डायन, फिजिक्स का मामला अलग है। तो कैसे बदलेंगे, क्या है, 1 न्यूटन, न्यूटन क्या है, फोर्स का, तो क्या हो जाएगा 1, फोर्स क्या होता है, M1 L1 T-2, ये लिख सकते हैं। और CGS में, सॉरी CGS क्या, न्यूटन किस में होता है, MKS में, तो क्या होता है kg मीटर बटे क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर। मैंने कहा था कि डायमेंशन से अपन यूनिट लिख सकते हैं और यूनिट से डायमेंशन लिख सकते हैं, तो ये से ऐसे लिख सकते हैं अपन 1 लगा के। अब इसको अपन को किस में बदलना है, CGS में, तो अब नाउ सूत्र लिखो N2 = N1, या फिर अगर आपको बड़ा लग रहा हो तो आप केवल ये ध्यान रखें N1 U1 = N2 U2, ये वाला ध्यान रखें, इसी से ये निकला है। इस वजह से अगर आपको बड़ा लगे तो छोटा वाला आराम से N1 U1 = N2 U2। और ये भी याद नहीं रखना है कि समझना है कि फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज हो सकते हैं, लेकिन डायमेंशन बराबर रहेगी, ये बात ध्यान रखें, और उनकी वैल्यू भी बराबर है। ये नहीं है कि 2 kg और 2000 ग्राम अगर अपन कहें तो उनका वजन, अगर मान लो तुम कहो किसी दुकान में जाके कि मुझे 2 kg शुगर दे दो या शक्कर दे दो, और कोई कहे कि मुझे 2000 ग्राम शक्कर दे दो, तो ये नहीं है कि दुकान वाला ये 2000 दे के उसको 2000 पूरा जो क्या कहते हैं उसे, जो कट्टा हो मान लो, उसकी पूरी शुगर ही मान लो 50 किलो के 2000 मांगी थे, ऐसे नहीं है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर ही होती है, इस वजह से अपन बराबर लिखते हैं। तो ये बात ध्यान रखें आप। उसके बाद N2 N1 क्या थी फिर, M1/M2 A, L1/L2 B और T1/T2 C। अब देखिए अपन ने यहाँ पर डायमेंशन भी लिख दिए, क्या है 1 1 और -2, तो डायमेंशन तो चेंज होगी नहीं, मैंने कहा डायमेंशन चेंज नहीं होगी, केवल यूनिट के जो नाम है वो चेंज हो जाएंगे और न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अब देखिए N2 डालते हैं अपन, N2 N1 क्या दे रखा है 1 डॉट, M1 क्या दे रखा है kg, और अपन जानते हैं कि न्यूटन को जैसे kg है, kg को CGS में क्या लिखते हैं ग्राम, मीटर को क्या लिखते हैं सेंटीमीटर, और इसको सेकंड स्क्वायर। तो M2 में यहाँ लिख देंगे ग्राम, पावर क्या है यहाँ पर डायमेंशन की 1, मास की कितनी लगी 1 पावर, तो 1 लगा देंगे। उसके बाद L1 क्या है मीटर, L2 क्या है यहाँ पर देखा है अपने सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर की CGS में क्या होता है सेंटीमीटर होता है। पावर कितनी लगी हुई यहाँ पर भी लेंथ की 1, और टाइम सेकंड का, जैसे अगर इसमें भी सेकंड है तो इसमें भी क्या हो जाएगा सेकंड, और पावर कितनी लग जाएगी -2। अपन जानते हैं कि 1 kg क्या होता है 1000 ग्राम, यानी कि 10³ ग्राम, 10³ ग्राम, और 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर = क्या हो जाएगा 10⁻² सेंटीमीटर। ये चीज कहाँ रिप्लेस कर देंगे, किस में बदलना है अपन को CGS में, तो ऊपर वाली जो MKS में है उनमें पुट कर देंगे अपन। कैसे पुट करेंगे देखिए, तो N2 = 1 है, 1 को हटा दिया, यहाँ लिखेंगे 10³ ग्राम अपॉन ग्राम 1
मीटर क्या लिखें 10⁻², मीटर सॉरी सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। सेकंड है, सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसको अपन हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि वो तो 1 हो गया, 1 हट ही जाएगा। n2 = ये न्यूमेरिकल वैल्यू आगे आ जाएगी, कितना हो जाएगा 3 + 2 फिर ग्राम अपॉन ग्राम, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी कैंसिल, ग्राम से ग्राम भी कैंसिल। n2 = कितना हो गया 10⁵ 10⁵। अब अपन ने वो फॉर्मूला देखा ही था, मैंने बताया था आपको कि N1U1 = N2U2 होता है। N1U1 क्या है 1 न्यूटन, N2 की वैल्यू अपनी आएगी कितनी 10⁵। और यहाँ पर अभी देखा है अपन ने kg/s², किसमें m के s में, तो ग्राम सेंटीमीटर/s², किसमें CGS में। तो इसकी यूनिट क्या लग जाएगी ग्राम सेंटीमीटर अपॉन s²। और इस पूरी यूनिट को क्या कहते हैं, जैसे m केस में अगर इस पूरी यूनिट को न्यूटन कहा जाता है, क्या कहा जाता है न्यूटन, तो इसको CGS में डाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डाइन कहा जाता है। तो 1 न्यूटन = क्या हो जाएगा 10⁵ डाइन। अब ये नहीं है कि एक इतनी डाइन होगी उसके बाद 1 न्यूटन फोर्स आएगा, ये नहीं है। ये वाली मैं पहले भी बताया था या फिर बता रहा हूँ, अगर पहले आपने गौर से नहीं सुना तो ये वाली डाइन नहीं है जो अपने आसपास में देख आप महसूस करते हो या फिर उनकी कहानी आप सुनते हो, वो नहीं है। ये फिजिक्स का लपड़े वाली डाइन है, ये फिजिक्स का पूरा सिस्टम अलग चलता है। तो अपन ने ये इसका एग्जाम्पल देखा और समझा, तो आपको मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को फिर से दोबारा देखें और रेगुलरिटी अपनी बनाए रखें, और अपने हमारे चैनल को आप शेयर करें अपने दोस्तों तक। मैं आपको वापस बता देता हूँ कि आप अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर पहुँचाएँ और कहें कि सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को दबाएँ और रेगुलरली इस पर स्टडी करते रहें, क्योंकि इस पर फिजिक्स ही नहीं, इसकी आपको 12th की फिजिक्स भी पढ़ाई जाएगी। 11th की तो अपन पढ़ ही रहे हैं, 12th की फिजिक्स भी पढ़ाई जा रही है, 9th और 10th की इंग्लिश ग्रामर और 9th और 10th की संस्कृत व्याकरण इसकी पैरेलल चल रही है। तो आप इसको सब्सक्राइब करें और देखते रहें। आपके छोटे भाई बहन हैं उनको भी दिखाएं कि ये इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ ऑनलाइन पे सब कुछ उपलब्ध है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को मैं फिर से कहूँगा कि आप वीडियो को दोबारा देखें। नमस्कार।